नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि पाले से अपनी फसलों का बचाव आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही बात होगी औषधीय पौधों की खेती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, आपने इस वक्त रबी फसलें अपने खेतों में लगाई हुई हैं, लेकिन ठंड के इस मौसम में पाला पड़ने से आपकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में पाले से अपने फसलों का बचाव आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। आज हम पाला के बारे में बात करेंगे। पाले से फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें तापमान में बहुत कमी नज़र आ रही है और आप देख रहे हैं कि तापमान कई जगह पर मिनिमम जो कम तापमान होता है वो 1 डिग्री ऐसे भी कम होता जा रहा है। तो जब तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है बहुत कम समय के लिए भी, तो उस समय पाला जो है ये घटना होने लगती है और इसकी वजह से फसल में कुछ नुकसान होने लगता है। ये कम तापमान कुछ फसलों के लिए तो लाभदायक होता है, जैसे कि हमारी गेहूँ की फसल है, लेकिन ये इस कम तापमान की वजह से राई सरसों की फसल में नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। इस समय ठंड काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और तापमान भी काफ़ी कम होने लगता है। तो यह समय जो होता है इस समय पाला पड़ने की पूरी संभावना रहती है। अगर हम बात करें राई सरसों के बारे में, तो इस समय जैसे हमने समय पर बुवाई करी है जहाँ पर राई सरसों की अक्टूबर के महीने में, तो ज़्यादातर क्षेत्रों में, हमारे उत्तर भारत के क्षेत्रों में राई सरसों की फसल जो है, खास करके सरसों की फसल है, उसमें फली बनने की अवस्था पर रहती है। और फली में भी आप देखेंगे दाना जो होता है वो पानी वाली अवस्था में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दाने में पानी की मात्रा बहुतायत में होती है और इस अवस्था पर अगर बहुत समय के लिए भी अगर पाला पड़ता है तो ये हमारी फसल के लिए, खासकर सरसों की फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो पाला के प्रभाव को कम करने से पहले जानना ज़रूरी है कि पाला किस तरह की वातावरण में दशाएँ होती हैं उसमें पाला पड़ता है। तो पाला पड़ने से पहले जैसे कि आप देखते हैं कि मौसम विज्ञान जो हमारा है वो अल्पकालीन भविष्यवाणी करता है, हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग बोलते हैं, जो अगले 4-5 दिन के लिए। तो अगर इस तरह की कोई भविष्यवाणी की जाती है कि अगले कुछ समय में तापमान में बहुत कम वृद्धि होने वाली, बहुत कमी आने वाली है और इसकी वजह से पाला पड़ने की संभावना है, तो हमको इससे बचने के समुचित उपाय अपनाने होंगे। इसके अलावा हम कुछ ऐसे वातावरण में बदलाव आते हैं, उसके माध्यम से उसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि पाला पड़ सकता है रात में, या इसका कुछ असर पौधे पर पड़ सकता है। जैसे कि अगर मौसम साफ़ है, हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही हैं और तेज़ धूप है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, और तापमान में जैसे कि कई बार देखा गया है कि दोपहर के बाद 3 बजे के बाद अगर एकदम कमी आने लगती है, और ये कमी कई बार देखा गया कि आधे घंटे में तापमान में करीब 10 से लेकर के 15 डिग्री तक की कमी आ जाती है। तो एकदम जो सडन चेंज आता है तापमान में, वातावरण में, तो उस समय भी आप जान जाइए कि हो सकता है रात में पाला पड़े और फसल को नुकसान हो जाए। तो प्रबंधन से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इसके प्रभाव से होता क्या है फसल में एक्चुअली। तो फसल में जैसे पानी की अवस्था पर अगर दाने रहते हैं या पत्तियों जिनमें कि पानी काफ़ी मात्रा में होता है, तो जब तापमान 0 डिग्री ऐसे कम हो जाता है, इसमें जो कोशिका होती है, इससे मिलकर पौधा बना होता है, उसमें जो पानी होता है वो जमने लगता है और इससे होता क्या है कि पौधे के कई भाग जो है मृत हो जाते हैं। खास करके जो ऊपरी कलिका की हम बात करें, जिसमें कि पूरी वृद्धि का आधार होता है, या जो नई जो फलियाँ आ रही हैं उनमें जो है इसकी वजह से ये मृत हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। और हमारे होता क्या है, पौधे की जो अग्रिम कलिका होती है वो मर जाती है और उसके बाद होता क्या है कि इसमें द्वितीयक जो शाखाएं होती हैं, इसको हम सेकेंडरी फ्लावरिंग या द्वितीयक पुष्पन बोलते हैं, वो होने लगता है। तो जिस अवस्था पर फली का विकास होता है, दाना पड़ना लगता है और अगर पाला पड़ जाता है तो ये फली वो तो मरी जाती है, दाना भी मर जाता है, या दाना हमारे किसी काम का नहीं रहता। ये दाना, मृत दाना, ना तो इसमें तेल मिलता है और ना ही ये दाना एकदम, मतलब अगर आप सोचें कि इसको हम बीज के लिए इस्तेमाल करना, ये भी एकदम बेकार दाना होता है, किसी काम का नहीं रहता है। और उसके बाद सरसों की फसल में क्या होता है कि दोबारा से फूल आने लगता है। और अगर आप जान जाइए कि दिसंबर या जनवरी के आखिरी में, फरवरी में आप देखते हैं कि आपकी सरसों की फसल में
जहाँ पर कि पूरी फलियाँ होनी चाहिए। अगर वहाँ पे दोबारा से अगर फूल आने लगते हैं तो जान जाइए आप कि आपकी फसल में पाले से नुकसान हो चुका है। और इस तरीके से जो लेट पुष्पन होता है पाले के प्रवाह की वजह से, ये पुष्पन में जो है जो फलियाँ बनती हैं उनमें दाने बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उसमें तेल की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर दिसंबर के आखिरी में या जनवरी के महीने में पाला पड़ जाता है तो समय से बोई गई सरसों की फसल में इससे बहुत अधिक नुकसान की संभावना रहती है। और ये देखा गया है कि अगर पाले की वजह से कई बार होता है, करीब हमारी 80% जो है फसल की पैदावार में, सरसों की पैदावार में कमी आ जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं प्रबंधन के लिए, पाले से बचाव के लिए? पहले तो बात ये होती है कि जैसे बुवाई के अगर 60 से 70 दिन के बाद पाला पड़ता है तो ये समय हमारी फसल के लिए पाले से बहुत अधिक नुकसान होता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, अगर हम बुवाई के समय को थोड़ा हम बदलाव कर लें, या जैसे आजकल ऐसी किस्में उपलब्ध हैं जिनको हम समय से पहले बुवाई कर सकते हैं, या इस तरह की किस्में जो भी हम बुवाई कर रहे हैं उनमें एक ही तरह की किस्में ना होकर के अलग अलग तरह की किस्मों को बुवाई करना चाहिए। और बुवाई का समय अगर हम थोड़ा स्टैगर्ड कर देते हैं, अलग अलग समय पर हम बुवाई करते हैं बड़े एरिया में, तो इसका प्रभाव हमारी फसल पर काफ़ी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ कुछ किस्में हैं, जैसे खास करके अगर राई सरसों के बारे में बात करें, जैसे तोरिया, ब्रेस्का, रापा वगैरह है, इसमें तो पाले से बहुत अधिक नुकसान होता है। लेकिन जो ब्रेस्का जुनसिया है, इसको हम भारतीय सरसों बोलते हैं या राया सरसों बोलते हैं, इसमें अपेक्षाकृत इससे नुकसान कम होता है। इसके अलावा कुछ किस्में भी हैं, इनको हम लगाते हैं तो उसमें पाले का असर बहुत कम होता है, जैसे कि स्वर्ण ज्योति एक किस्म है। इसके अलावा RGN 13, RGN 48, RH 819, RS 789, इन किस्मों का विकास किया गया है। तो जहाँ पर पाले की बहुत अधिक अकरेंस रहती है, बहुत अधिक संभावना रहती है, तो वहाँ पर हमको ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि पाले के लिए अवरोधी हैं। इसके साथ साथ जैसे अगर आपको मालूम पड़ता है कि मौसम में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, इससे पाला पड़ सकता है, या ऐसे मौसम विज्ञान से कुछ भविष्यवाणी आती है कि अगले कुछ दिनों में पाला हो सकता है, तो हमको कुछ सावधानियां भी हम बरत सकते हैं। इसके माध्यम से हम पाले के प्रभाव को फसल में कम कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ बातें आती हैं, जैसे सावधानियों में तो पहली बातें आती है, आप मिट्टी का भली प्रकार से जाँच करा लें। अगर ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व इनकी अगर मिट्टी में कमी है, खास करके आपका जिंक हो गया, बोरॉन हो गया और आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अगर इसकी कमी है तो इनकी कमी को तुरंत ही जो स्प्रे करें। छिड़काव अगर करते हैं आप इस अवस्था पर तो इससे भी पौधों में रोधकता आ जाती है पाले से बचने के लिए। इसके अलावा ये भी देखा गया है, सल्फर के कोई भी कंपाउंड, कोई भी रासायनिक सल्फर जिसमें सल्फर होता है, उसको अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो इससे भी सरसों की फसल में पाले के लिए रोधकता कुछ काफ़ी हद तक आ जाती है। तो इसके लिए जैसे सल्फ़र वाले कई सारे कंपाउंड हैं, अगर देखेंगे तो सल्फ़र पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक होता है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, इसकी करीब 0.2% की मात्रा को आप करीब बुवाई के 70 दिन के बाद छिड़काव कर देते हैं, या जब संभावना रहती है पाला पड़ने की तो उसमें छिड़काव कर देते हैं, तो फसल में पाले के लिए रोधकता आ जाती है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में जैसे थाई यूरिया के बारे में भी स्वीकृति की जाती है, तो थाई यूरिया का करीब 0.1% मात्रा को, मतलब आधी किलो थाई यूरिया को 5 लीटर पानी में मिला करके उसके भी अगर 2 छिड़काव कर देते हैं 15 दिन के अंतराल पर, काफ़ी हद तक आप फसल को पाले से बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर फसल में, जैसे सरसों की फसल में पानी की आवश्यकता तो कम ही होती है, सामान्य तौर पर 2 सिंचाई इसमें की जाती हैं। अगर आपने सिंचाई नहीं की है और आपको ये मालूम पड़ रहा है कि पाला पड़ने की संभावना है, तो आप सिंचाई अवश्य कर दें। खेत में अगर पानी रहेगा तो पानी होने से क्या होता है कि जो तापमान कम जो तापमान होता है उसकी वजह से जो पाला पड़ता है उसका प्रभाव फसल में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर खेत में पानी है, और ज़्यादातर आप देखेंगे सरसों की जो फसल हम लगाते हैं वो हल्की मिट्टियाँ होती हैं, तो अपेक्षाकृत हल्की मिट्टियों में पाले से अधिक नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर पानी की आवश्यकता है, अगर सिंचाई नहीं की है तो आप सिंचाई अवश्य कर दें। इसके अलावा जैसे पलवार होता है, मल्चिंग, तो जैसे आपके पास धान का पुआल या कुछ ऐसी कोई चीज़ है, या खरपतवार हैं, या बाजरा कुछ है, बाजरे का पुआल वगैरह है, तो उसको आप मल्चिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी तापमान में जो कमी आती है उसको काफ़ी हद तक आप उसको एक सामान्य स्तर पर ला सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। इससे कि पाले का प्रभाव हमारी मिट्टी और पौधों पर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके साथ साथ में
ये ज़रूरी है कि आप देखते रहें कि मौसम में किस तरह से बदलाव आ रहा है और क्या मौसम विज्ञान जो विभाग है वो किस तरह से बता रहा है कि आगे जैसे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है, इसमें अगले 4 दिन के बारे में बताते हैं वो 4-5 दिन के बारे में। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ संभावना है कम तापमान की वजह से, तो अगर इन उपायों को आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है फसल को पाले के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं और भरपूर पैदावार ले सकते हैं। पाले से अपने फसलों के बचाव के उपाय के बारे में आपने विस्तार से जाना। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी औषधीय पौधों की खेती की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माटी की सौंधी महक, देश के कोने कोने से आई हमारी महिला किसानों की सफलताओं की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। जननी से जननी के मिलन का उत्सव। देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा औषधीय पौधों की खेती आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। ऐसे में कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती आप कर सकते हैं और किस प्रकार इनकी खेती करें, आइए जानते हैं विस्तार से कृषि विशेषज्ञ से। प्राचीन काल से ही भारत भूमि, जितनी सभ्यता भारत भूमि की पुरानी है उतनी ही सब पुरानी है हमारी चिकित्सा प्रणाली। अनेक चिकित्सा प्रणालियों में जो औषधीय पौधे इस्तेमाल होते हैं, आज के दौर में अगर देखें तो 70 से 80 बिलियन डॉलर का व्यापार इनका होता है। इसके चलते हुए अगर किसान भाई ट्रेडिशनल क्रॉप्स गेहूं चावल के साथ अगर इनकी भी खेती करें तो उनको इनसे आमदनी भी हो सकती है और अपनी ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा भी वो उठा सकते हैं। इसके लिए आजकल कई कंपनियां हैं भारत में जो वापस खरीद अनुबंध के साथ अच्छे बीज, प्लांटिंग मटेरियल आदि प्रोवाइड करती हैं। तो अनेक पौधों की आप औषधीय पौधों की खेती यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग पौधे लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अश्वगंधा है, कालमेघ है, या एलोवेरा है, एस्पैरागस है, सर्पगंधा है, इन सब की खेती जो है वो हमारे किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हम आपको जिन 2 पौधों के बारे में खेती के बारे में बताएंगे उनमें अश्वगंधा और कालमेघ हैं। अश्वगंधा देश के अनेक भागों में पाया जाता है और इसको बोटेनिकल नेम वाइदेनिया सोमिनिफेरा है। इसकी व्यावसायिक और लाभदायक खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी बड़े पैमाने पे की जा रही है, लेकिन इसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि के खेतों में भी लगाया जा सकता है। इसको लगाने के लिए मट्टी में थोड़ी लवणता यानी कि सैलिनिटी कम होनी चाहिए और पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आयुर्वेद में या यूनानी दवाइयों में इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है। तो जड़ों को बचाने के लिए अगर पानी का निकास अच्छा होगा तो जड़ों की पैदावार अच्छी होती है। इसको लगाने के लिए वैसे तो आप किसी भी भूमि में लगा सकते हैं, पर बालू वाली दोमट मिट्टी अच्छी होती है। बीज की बुआई जो है करने के लिए आपको अपना अगर खेत तैयार करना है तो उसमें गोबर खाद या फिर देसी खाद आप अच्छे से मिला लें और डेले वगैरह सब फोड़ लें।
उसके बाद बीज 1 हेक्टेयर के अंदर 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और ये जो बीज है आप पहले इसको, क्योंकि इसमें अश्वगंधा में एक बीज सड़न का जो रोग है वो कभी कभी दिखाई पड़ता है, उसके लक्षण होते हैं, तो बीजों को पहले से ही डाइथेन M45 नामक एक दवा है जिसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लगा के बीजों को उपचारित कर लें और फिर ये बीज अब बुआई के लिए तैयार है। बुआई किसान भाई चाहे तो छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं और चाहे तो पंक्तियां बना के 1 से 1.5 इंच की गहरी नाली बना के उसमें पंक्तियों में भी बीज को लगाया जा सकता है। या अगर जिसके पास ज़्यादा जगह, खेत ज़्यादा है, तो वो सीड ड्रिल से भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें लगाते हैं और जड़ों की पैदावार हमें ज़्यादा चाहिए हो तो 1 वर्ग मीटर में 60 से 70 पौधे ही रहने देने चाहिए, बाकी सब पौधों को निकाल कर आप दूसरी जगह पर उसको रोपित कर सकते हैं। अश्वगंधा की फसल 5 से 6 महीने में पक के तैयार हो जाती है। जब इस पे फल और इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगे तो आप समझिए कि जड़ें जो हैं वो दवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस अवस्था में आप पौधों को जड़ समेत उखाड़ लें और उसका ऊपर का भाग काट के जड़ों को जो है वो छाया में सुखा लें। जड़ों का जो मंडीकरण है या जो आप मंडी में उसको बेचने जाते हैं तो उसके लिए पहले जड़ों को 4 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं। इसमें ग्रेड ए जिसमें 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की जड़ें होती हैं और जिनकी मोटाई जो है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। श्रेणी बी या ग्रेड बी में जो जड़ें आती हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर गोलाई वाली होती हैं। ग्रेड सी या श्रेणी 3 में जो जड़ें आती हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर तक गोलाई वाली जड़ें होती हैं। उसके बाद जो बाकी जड़ें बच जाती हैं छोटी, वो शेष जड़ें ग्रेड डी में आती हैं। इसका जो मार्केट भाव है या वर्तमान जो बाजार भाव है वो इन्हीं श्रेणियों के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेड ए की जो जड़ें हैं उसका मूल्य ज़्यादा होता है और जो ग्रेड डी की जड़ें हैं उनका मूल्य कम होता है। 1 हेक्टेयर से करीबन 5 से 6 क्विंटल तक आपको जड़ों की प्राप्ति हो जाती है और अगर आप इनको बाज़ार में बेचें तो करीबन आपको 6 से 8 हज़ार तक लागत लगती है और मुनाफा जो है वो 15 से 20 हज़ार तक का मुनाफा आपको आराम से मिल जाता है। ये जो जड़ें हैं आप बोरों में भर के सुखाने के बाद आप इनको बाज़ार में बेच सकते हैं। उन्नत किस्में जो इसकी विकसित हुई हैं कुछ, वो राष्ट्रीय जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 संस्थान हैं। एक तो है हमारा कृषि महाविद्यालय मंदसौर जिन्होंने कुछ वैरायटीज़ इसकी डेवलप करी हैं, जवाहर असगंध 20, जवाहर असगंध 22 और जवाहर असगंध 134। इनकी अच्छी पैदावार होती है और इसमें जो बीज सड़न या झुलसा रोग है वो भी नहीं होता है। 2 अच्छे जनन द्रव्य जो राष्ट्रीय औषधीय एवं संगंधीय पादप निदेशालय आनंद गुजरात द्वारा जो विकसित किए गए हैं उसमें DWS6 और DWX 327 हैं। इनके बीज आप क्रमशः इन्हीं दोनों संस्थानों को पत्र लिखकर किसान भाई वहाँ से मंगा सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। दूसरे जिस पौधे के बारे में मैं आपको आज अब जानकारी देने जा रही हूँ उसका नाम है कालमेघ। इसे देसी चिरायता या हरा चिरायता भी कह सकते हैं। आपने कभी देखा होगा जब जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है तो वैद्य लोग कुछ एक दवाई खिलाते हैं सुबह सुबह खाली पेट। वो दवाई और कुछ नहीं, वो कालमेघ या एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा ही है। पीलिया या जॉन्डिस के लिए तो ये एक रामबाण है। इसकी पत्तियों में या इसके पंचांग में, जो कि पूरी तरह से ही आयुर्वेद में यूज़ होता है, जो एल्कलॉइड पाया जाता है उसको एंडोग्राफेलॉइड बोलते हैं और ये बहुत ही कड़वा एल्कलॉइड होता है। एंडोग्राफिस या कालमेघ को किसी भी तरह के बुखार में या रक्त विकार जो भी होते हैं, लिवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें इससे जो दवाई बनती है वही इस्तेमाल की जाती है। कालमेघ वैसे तो आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, परंतु बालू वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। कालमेघ की खेती के लिए जो बीज हैं उसमें पहले आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी और नर्सरी के पौधे जो हैं वो खेत में रोपित करने होते हैं। नर्सरी बनाने के लिए आप गोबर और मिट्टी समान अनुपात में लेके अच्छे से मिला लें और फिर 1 फुट से लेके 3 फुट, 1 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई की आप छोटे छोटे प्लॉट्स बना के उसमें छोटी क्यारियाँ बना के बीज को बो दें
उसके बाद उसको घास फूस से ढक के एक हल्की सी सिंचाई दे दें। 8-10 दिन में बीजों में फुटाव आ जाता है और 35 दिन के अंदर अंदर जो पौधे हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं और इतने पौधों की हम रोपण जो है वो खेतों में कर देते हैं। खेत में लगाने के लिए आप हल चला के अच्छे से उसमें गोबर खाद या देसी खाद जो मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। उसके बाद खेतों में जो पौधे लगाएंगे वो आप 30 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी भी आप 30 या 45 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। एक जगह पे आप 2 या 3 पौधे लगाएं, क्योंकि जब आप रोपित करते हैं तो कुछ उसमें पौधे 1-2 खराब भी हो जाते हैं। पौधे लगाने के बाद अगर बारिश हो जाती है, नर्सरी इसकी जो है वो आप मई में लगाएं और जो इनको रोपित करते हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक या अगस्त तक आप इनको रोपण कर सकते हैं, क्योंकि वो तब बारिश का मौसम होता है और बारिश में जड़ें अच्छे से पकड़ लेता है। लगाने के बाद अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप तुरंत एक सिंचाई कर दें। इसके बाद पौधे में जो ग्रोथ है या बढ़ोतरी है वो शुरू में थोड़ी कम होती है, परंतु सितंबर में जब इसमें बीज फल आने लगता है या फूल आने लगता है तो ग्रोथ अच्छी होती है। अक्टूबर में बढ़िया ग्रोथ होती है और एंडोग्राफिलॉइड जो कंटेंट है इसका, जो एल्कलॉइड है, वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नवंबर दिसंबर में इसमें बीज भी बन जाता है और आप बीज भी उसमें से ले सकते हैं। अक्टूबर में ही आप इसको काट लीजिए, क्योंकि इसमें एंडोग्राफिलाइड ज़्यादा होता है और उसके मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जो बीज के लिए आपको पौधे छोड़ने हैं वो आप छोड़ के शेष पौधे उसमें से उखाड़ लीजिए, जड़ समेत लीजिए और उन पौधों को जो है आप छाया के स्थान पर जो हवादार भी हो नियमित रूप से उलट पुलट करते हुए उनको सुखा लें और उसके बाद उसका चूर्ण बनाकर आप बाज़ार में बेच सकते हैं। कालमेघ की फसल के लिए ये एक अच्छी बात है किसानों के लिए कि आपके अगर बाग हैं, किसी भी हॉर्टिकल्चरल के बाग हैं, उनकी छाया में जो बीच में जगह होती है आप उसमें इसको लगाकर, क्योंकि ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक ही चलेगी, 3 महीने की फसल है, तो उसके बीच में आप अगर खरीफ के बाद आपकी रबी भी लेट है तो उस पीरियड में भी आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बाग के पेड़ों के बीच में जो जगह है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी होगी। इसमें 8,000 रुपये तक की लागत आएगी और आपको जो है 5-6 हज़ार का फ़ायदा आराम से हो जाता है। और इसका जो चूर्ण है वो आप, क्योंकि आपने उसको सुखा के पाउडर बना लिया है तो स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कभी भी मार्केट में जब आपको अच्छा रेट मिले तब आप उसको बेच सकते हैं। तो आपने विस्तार से जाना औषधीय पौधों की खेती आपके लिए किस तरह फायदेमंद हो सकती है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि अपनी फसलों का बचाव पाले से आप कैसे करें। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।